तो कहानी की शुरुआत में हमें एक गेम का सीन दिखाया जा रहा होता है जिसमें एक आदमी को उसकी फियोंसे मार देती है। फिर सीन हमारे एमसी की ओर शिफ्ट होता है और हमें हमारे एमसी के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है किम वोजिन। किम वोजिन एक गेम डेवलपर है और अपनी कंपनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। किम वोजिन अभी जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है वो एक ट्रिपल ए टाइटल गेम है जिसके अंदर में उसकी कंपनी यानी रियो स्टूडियोज ने अपना सारा का सारा पैसा लगा दिया है। फिर किम वोजिन हमें बताता है कि वो पिछले कुछ महीनों से ओवर टाइम कर रहा है। एक इन गेम कैरेक्टर जिसका नाम डकलिन वोन ग्रहान युक्लिन है, ये एक इंटरमीडिएट बॉस है जिसका मरना तय है। तभी पीछे से एक लड़की आती है जिसका नाम होता है इन यू अरा, जो कि हमारी फीमेल लीड है और किम यूजिन की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। एंड वो उससे किम वोजिन से पूछती है कि टेस्ट कैसा चल रहा है। किम वोजिन फिर हमें अपनी पास्ट के बारे में बताता है। वो हमें बताता है कि इन्यूअरा के साथ में बिताया हुआ हर पल उसके लिए बहुत खास था। वह उसे अभी भी प्यार करता है, लेकिन उन दोनों के ब्रेकअप का कारण किम वोजिन खुद ही था। लेकिन अब ब्रेकअप के 6 महीने बाद इन्यूअरा मूव ऑन कर चुकी है एंड उसका एक नया पार्टनर है। किम यूजिन फिर इन्यूअरा से उसके नए पार्टनर के बारे में पूछता है, लेकिन इन्यूअरा उसे चुप करा देती है और कहती है कि तुम अपने काम पर ध्यान दो। तभी किम वोजिन खिड़की से नीचे झांक रहा होता है और देखता है कि इन्यू का नया पार्टनर उसके लिए नीचे इंतजार कर रहा है। अभी काफी रात हो चुकी थी तो किम वोजिन उसे अपने पार्टनर को ज्यादा इंतजार नहीं कराने कहता है एंड उसे उसके साथ चले जाने के लिए कहता है। फिर इन्यूअरा वहां से चली जाती है एंड उसके जाने के बाद किम वोजिन अपने आप को उस इन गेम कैरेक्टर जिसका नाम डकलिन था उससे कंपेयर करने लगता है। यहाँ पर किम वोजिन हमें डकलिन की बैक स्टोरी बताता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डकलिन अपने बचपन में एक जीनियस मेज कहलाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वो एक एवरेज मेज ही था। लेकिन नोबल बैकग्राउंड से होने के कारण उसमें काफी ज्यादा एरोगेंस था एंड उसकी जो पर्सनालिटी डेवलप हुई वो काफी बेकार थी। मतलब इतनी बेकार कि तुम उसे इंसान भी नहीं कह सकते, ये वूजिन खुद कह रहा होता है। वैसे तो डकलिन ताकतवर बनेगा जैसे जैसे सिनेरियो प्रोग्रेस करता है, लेकिन वो पहले से ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जो कि उससे नफरत करते हैं। लेकिन वूजिन को पसंद नहीं आता कि डकलिन उससे इंस्पायर्ड कैरेक्टर है एंड उसके अंदर में बिल्कुल ही एवरेज एट्रीब्यूट्स हैं, तो वो उसके एट्रीब्यूट्स के साथ में छेड़खानी करता है और उनमें कुछ नए एट्रीब्यूट्स ऐड करता है जिससे कि जिनसे कंपनी को शक ना हो कि भाई इसमें कुछ ज्यादा छेड़खानी की गई है। तो वोजिन कॉम्प्रिहेंशन, शार्प आईसाइट, आयरन मैन ऐसे कुछ अच्छे अच्छे एट्रीब्यूट्स को जो है ऐड कर देता है, लेकिन उसे फिर शर्म आने लगती है कि इतनी खासियत है तो मुझ में है नहीं। तो भाई वो रिवर्ट करने जा रहा होता है इन एट्रीब्यूट्स को, लेकिन तभी होता यह है कि वोजिन को डेवलपर रेन का मैसेज आता है। वो उसे खिड़की से बाहर झांकने के लिए कहती है। वो जिन देखता है कि आसमान फट चुका है एंड वहां से काफी सारी लाइटनिंग गिर रही है। वो अपना होश खोने लगता है एंड वो कहता है कि ये सब क्या है, मैं कहाँ हूँ, ये कौन है। इसके अलावा उसे कुछ शब्द सुनाई देते हैं जिसमें कोई डकलिन को एक वाइल्ड विलन कह रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और एक बहुत ही तेज आवाज आती है जो कि डकलिन को उठने के लिए कह रही होती है। डकलिन की आंखें खुलती हैं एंड तभी सीन शिफ्ट होता है उसकी बहन की तरफ जो कि उसे चिल्ला रही होती है, उसे उठा रही होती है। अब यहाँ पर सीन ऐसा है कि जो वूजिन की सोल है वो डकलिन की बॉडी में आ चुकी होती है। अब यहाँ पर जो डकलिन की बहन है वो वूजिन से कह रही होती है, मतलब उस डकलिन से जिसकी बॉडी अभी वोजिन की सोल ने पोजेस कर रखी है, उससे कह रही होती है कि कब तक तुम एक औरत के पीछे उस बिस्तर में पड़े रहोगे। क्या तुम पूरे हाउस होल्ड को शर्मिंदा करना चाहते हो? मैं यहाँ पेपर्स छोड़कर जा रही हूँ एंड तुम जल्दी उठ जाओ अगर तुमको फायर नहीं होना है तो। अब यहाँ पर जो फायर होने वाली बात है ना वो इसीलिए हो रही है क्योंकि जो डकलिन है ना वो एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। तो अगर वो वहाँ लेट पहुंचेगा तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी वाले उसकी बैड रेपुटेशन देख करके उसे वहाँ से निकाल दे। तो उस बारे में उसकी बहन उसे चिल्ला रही होती है। तो चलो वापस से मेन स्टोरी लाइन पे आते हैं। तो अब यहाँ पर पे जो वोजिन है जो कि भी डकलिन की बॉडी में है, वो हमें बता रहा होता है कि आखिर वो कैसे इस वर्ल्ड के अंदर में आ गया। तो वो कहता है कि उस दिन उस अजीब से आसमान को देखने के बाद मैं एक अनजान शरीर में अनजान दुनिया में सीधा उठा हूँ एंड ये जो अनजान दुनिया है मुझे थोड़ी बहुत देखी हुई लगती है एंड मुझे पता चलता है कि मैं उस गेम के वर्ल्ड के अंदर में आ चुका हूँ जिस पे मैं काम कर रहा था, वो भी एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में जो कि इस गेम का सबसे वर्स्ट कैरेक्टर है एंड इसका मरना तय है। एंड अब इस चैप्टर के एंड में हम लोगों को डकलिन का बहुत ही हैंडसम सा चेहरा दिखाया जाता है एंड ये चैप्टर 1 यहीं पे एंड होता है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग वूजिन यानी कि जो भी डकलिन की बॉडी में है उसे लेटा हुआ देखते हैं डकलिन के बेडरूम में, जो कि
यूक्लिन्स की मेंशन के अंदर में है। उसे यहाँ आए हुए लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। शुरुआत में तो उसे ये सब एक सपने की तरह लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन कटे उसे एहसास हुआ कि ये कोई सपना नहीं है बल्कि हकीकत है। खैर जो भी हो, लेकिन अब एक बात तो पक्की थी कि वोजिन अपने ही बनाए हुए गेम के अंदर में एक विलन की बॉडी को पजेस कर चुका है, जिसका नाम था डकलिन वोन ग्रहान यूक्लिन, जो कि वैसे तो गेम का मिडिल बॉस है, लेकिन गेम की किसी भी रूट को आगे बढ़ने के लिए डकलिन का मरना जरूरी है। वोजिन के लिए अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसे नहीं पता होता है कि स्टोरी का कौन सा टाइम चल रहा है या फिर स्टोरी कहाँ तक प्रोग्रेस कर चुकी है। उसके पास जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी उससे वो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकता था। वोजिन हमें बताता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं जब मैं कह रहा हूं कि मैं और मेरी टीम ने इस गेम को 1000 बार से ज्यादा टेस्ट किया है, लेकिन ये कैरेक्टर सिर्फ एक ही बार सरवाइव कर पाया। बेसिकली इसका मतलब ये था कि इस कैरेक्टर को सिर्फ मरने के लिए बनाया गया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि डकलिन की बहन वहां छोड़ गई थी, जो कि लेक्चर से रिलेटेड नोट्स थे जिन्हें डकलिन को इंपीरियल यूनिवर्सिटी में देना था। फिर यहाँ पर हमें येरिल वोन ग्रहान यूक्लिन के बारे में पता चलता है, जो कि डकलिन की हाफ सिस्टर होती है, और अभी इस समय वो डकलिन की जगह यूक्लिन हाउस होल्ड की हेड बन के सर्व कर रही है, और डकलिन की उसकी हाफ सिस्टर के साथ बिल्कुल नहीं बनती। वोजिन कहता है कि जिस औरत के बारे में येरिल कह के गई वो उसकी फियोंसे हो सकती है, जूलिए। वोजिन लेक्चर्स के पेपर देखते हुए कहता है कि आज लेक्चर है, मुझे जाना चाहिए। आज से पहले वोजिन ने कभी कोई लेक्चर्स नहीं लिए थे, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम था उसके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग वोजिन के सर के ऊपर एक क्वेस्ट विंडो देखते हैं, जो कि वो जब से उठा है तब से उसके सर के ऊपर मंडरा रही होती है। फिर वोजिन बिस्तर से उठते हुए कहता है कि कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जिनमें डकलिन येरिल के कारण मरा है। अब यहाँ पर वोजिन हमें स्टोर करेंसी के बारे में बताता है, जो कि उसे क्वेस्ट कंप्लीट करने से मिलती है। उसे जो अभी नया क्वेस्ट मिला था वो था कि उसे यूनिवर्सिटी में जाकर के लेक्चर लेना है, जिसके लिए उसे 0.5 स्टोर करेंसी का रिवॉर्ड मिलने वाला था। फिर वोजिन हमें बताता है कि उसे लेक्चर के टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसके पास एक ऐसी यूनिक ग्रेड की एबिलिटी है जो कि उसे दुनिया की किसी भी चीज को समझने में मदद करती है, जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंशन। ये एबिलिटी उन एबिलिटीज में से है जिन्हें वोजिन ने डकलिन की कैरेक्टर प्रोफाइल में छेड़खानी करते वक्त डाला था, लेकिन तभी डेवलपर इनके मैसेज आ जाने के कारण वो उन्हें रीसेट नहीं कर पाया। नाउ अब सीन चेंज होता है और हम लोग वोजिन को कपड़े बदलते हुए देखते हैं। वोजिन हमें यहाँ बताता है कि भले ही से उसे ये कपड़े और बाथरूम अनजाना सा लग रहा हो, लेकिन वो इन्हें बिना किसी दिक्कत के यूज कर पा रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि मानो उसने अपनी सारी जिंदगी डकलिन बन के ही जी है। फिर वोजिन हमें बताता है कि अगर मैं ऐसे कपड़े पहनूं तो मुझे कुछ अजीब सा लगेगा, लेकिन अभी इस समय मैं काफ़ी कंफर्टेबल और एलिगेंट फील कर रहा हूं। ऐसा डकलिन के कुछ और एट्रीब्यूट जैसे कि इंटिमिडेशन, डिग्निटी और एस्थेटिक सेंस की वजह से है। ये कुछ ऐसा है कि मानो कोई उससे कह रहा हो कि ये शरीर अब उसका हो चुका है। वोजिन फिर हमें बताता है कि वो अब कुछ ऐसा भी नहीं कहना चाहता जो कि रूट समझा जाए। फॉर्मेलिटी अब वोजिन के लिए काफ़ी आम बात हो चुकी थी। फिर वोजिन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक नोबल सुपीरियर मेंबर बन चुका हूँ नोबिलिटी का, लेकिन उसे पता था कि ये सब बस एक बकवास है। वो एक साउथ कोरिया का आम इंसान है जिससे कि उम्मीद ही नहीं की जा सकती, लेकिन वो हार नहीं मानने वाला था। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग वोजिन, जो कि अभी डकलिन की बॉडी में है, उसको एक कार में बैठते हुए देखते हैं। वोजिन कार में बैठते हुए कह रहा होता है कि मैं इतनी अच्छी कार में पहले कभी नहीं बैठा। कारों की बातें करते हुए उसे उस टाइम की याद आ जाती है जब इनयू का जो नया बॉयफ्रेंड होता है उसके लिए इंतजार कर रहा होता है और उसके पास एक बहुत ही अच्छी कार होती है, जिससे कि वो पूरी तरह चिढ़ जाता है। फिर वोजिन अपने बाजू में एक बंदे को बैठा हुआ देखता है और मन में कहता है कि ये बंदा कौन है। वो बंदा डकलिन को प्रोफेसर कहते हुए गुड आफ्टरनून करता है और उसे कुछ कागजात थमा देता है। ये बंदा डकलिन का असिस्टेंट होता है, जिससे कि वोजिन अभी पूछता है कि क्या तुम विजार्ड हो। वो बंदा झिझकते हुए कहता है कि मैं आपके लिए 3 साल से काम कर रहा हूँ। वोजिन इस बात को मजाक कहते हुए टाल देता है और उसके दिए गए डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखने लगता है। उसे पहले तो लगता है कि ये कोई लेक्चर मटेरियल होगा, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि ये बस एक स्क्रिप्ट है जो कि डकलिन को रीड करनी होती है लेक्चर देते वक्त। इसके अंदर में लेक्चर को लेकर के शुरुआत से लेकर के अंत तक कर की सारी जानकारी मौजूद होती है। फिर वोजिन डकलिन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बंदा खुद लेक्चर का मटेरियल प्रिपेयर करता रहा होगा, अगर हम लोग देखें कि वो कितना प्राइडफुल और अनटैलेंटेड है तो। मतलब डकलिन का असिस्टेंट उसका सारा काम करता रहा होगा। हिचकिचाते हुए फिर वोजिन उस बंदे को उसके काम के लिए शाबाशी देता है, लेकिन वो बंदा चौंक सा जाता है क्योंकि ये शब्द डकलिन के मुंह से आ रहे थे। ये इतनी अजीब बात थी कि इवन कार ड्राइवर भी शॉक हो गया था। फिर वोजिन अपने आप से सवाल करता है कि आखिर कितना घटिया इंसान हूं मैं। मुझे घिन आ रही है दूसरों को एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट देने में भी। क्या यही डकलिन का असली रूप है? वोजिन कहता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि मानो डकलिन की जो कॉन्शियसनेस है वो वोजिन की कॉन्शियसनेस को ओवरटेक करना चाह रही हो। फिर सीन चेंज होता है और वो लोग यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। वोजिन
कार से उतरता है और हमें इम्पीरियल यूनिवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। फिर हमें वो जगह देखने के लिए मिलती है जहाँ पे डकलिन का लेक्चर होने वाला था। काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पर बैठे होते हैं और डकलिन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। वो जिन लेक्चर हॉल में पहुँचता है और सबको ध्यान देने के लिए कहता है और वो अपना इंट्रोडक्शन देना चालू कर देता है। फिर से हमें डकलिन का हैंडसम सा चेहरा देखने के लिए मिलता है, जिसके लिए उसकी कुछ स्टूडेंट्स भी पागल हो जाती हैं। उन्हें वो काफ़ी कूल लगता है, लेकिन इसी भीड़ में एक लड़की और बैठी हुई होती है जिसे ये कूल शब्द बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गुस्से में कहती है, आखिरकार हम मिले गए मेरे पिता के दुश्मन। एंड ये चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। तो चैप्टर की शुरुआत में हम एक लड़की की बैक स्टोरी देखते हैं। वो हमें बता रही होती है कि आज से 3 साल पहले मेरे फादर ने सुसाइड कर लिया। उन्होंने स्पेल इंटरप्रेशन की रिसर्च के लिए अपनी ज़िंदगी के कई साल लगा दिए, लेकिन उन्होंने अपनी जान ले ली जब किसी ने उनके सारे रिसर्च पेपर्स चोरी कर लिए। और जिस इंसान ने वो सारे रिसर्च पेपर्स चोरी किए थे, बाद में वो स्पेल इंटरप्रेशन का जीनियस कहलाया गया। हाँ, मैं उस डकलिन के बारे में बात कर रही हूँ। वो कहती है, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने अपने पिता के मरने के बाद अपना सब कुछ खो दिया था। नोबल होने की वजह से न सिर्फ मैंने अपना घर गंवाया, बल्कि अपनी सारी ज़मीन और सारी बेशकीमती चीजें जो भी मैं ओन करती थी सब कुछ गवा दिया। आखिर में ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां मैं जा सकती थी। तब मैंने खुद से एक वादा किया कि मैं डकलिन से रिवेंज लेकर रहूंगी, और उस दिन के बाद से मैंने जी तोड़ मेहनत की जब तक मैं इंपीरियल यूनिवर्सिटी, जहां पर डकलिन प्रोफेसर था, वहां मेरा एडमिशन नहीं हो गया। मैं कुछ ऐसा जानती हूँ जो कि दूसरे स्टूडेंट्स नहीं जानते। उसकी स्पेल इंटरप्रेशन की एबिलिटीज बस एक दिखावा है जो कि मेरे पिता से चोरी की गई है। मेरे घर को तबाह करने के बाद भला वो चैन से कैसे जी सकता है? तुम मेरे पिता के हक की जगह पर खड़े हो। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहती है, मैं उसके सारे झूठों को सबके सामने लाना चाहती हूँ और उसे इसी वक्त मार देना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे इंतजार करना होगा। उसे बर्बाद करने के लिए मुझे और प्रिपरेशंस करनी होंगी, एक परफेक्ट रिवेंज करने के लिए। फिर सीन चेंज होता है और डकलिन सबको ध्यान देने के लिए कहता है, क्योंकि वो अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाला था। वो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं हूँ मेज टावर का सीनियर प्रोफेसर। एक मोनार्क रैंक का मेज होने के नाते मेरी एलिमेंट्स पर पकड़ अच्छी है। मुझे तुम्हारा स्पेशल लेक्चरर बनाया गया है। और एक छोटी सी बात याद रखना कि मेजेस ओवरऑल 11 रैंक्स में डिवाइडेड है, और जो मोनार्क रैंक है वो उसमें से 4th रैंक है। तो चलो स्टोरी पे आते हैं वापस से। फिर डकलिन अपना लेक्चर स्टार्ट करता है। वो कहता है, यहाँ तक पहुंचने के बाद तुम सभी को इतना तो पता होगा कि मैजिक को 3 प्रॉपर्टीज और 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो प्रॉपर्टीज हैं ओरिजिन, जो कि मैजिक की फाउंडेशन है, एलिमेंट्स जो कि मैजिक का फिजिकल मेकअप है, एंड लास्टली मटेरियल जो कि मीडियम है मैजिक का। और कैटेगरीज में आती है समनिंग, स्पिरिचुअल, डिस्ट्रक्शन, सपोर्ट, मैनिपुलेशन, डक्टिलिटी, इंचांटमेंट, हार्मोनी, और आखिर में आती है स्पेशलाइजेशन। डकलिन सबको समझाते हुए कहता है, इसीलिए मेजेस को। और इसके बाद में यहाँ वो जिन जो कि डकलिन है, वो खुद से बात करते हुए कहता है कि ये उम्मीद से ज्यादा आसान है। ना सिर्फ ये मेरा पहला लेक्चर है, बल्कि मैं एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ जिसके बारे में कुछ नहीं जानता। भले ही से मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं स्क्रिप्ट कंटेंट्स को पहले से जानता हूँ। फिर वो हमें समझाते हुए बताता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो इंटिमिडेशन और डिग्निटी वाला ट्रेट है, उसने सबकी अटेंशन मेरे ऊपर बनाए रखी है, और इलिटिज्म ट्रेट मुझे ये सारी अटेंशन से झिझकने से बचाता है। प्रेशर फील करने की जगह मुझे ये सब कुछ बिल्कुल नेचुरल लगता है। डकलिन के ट्रेट उसे एक अच्छा टीचर बनाते हैं। फिर लेक्चर कंटिन्यू होता है और डकलिन सबको समझाता है, माना के अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। माना का इस्तेमाल डिपेंड करता है कि तुम उसे अपने शरीर के किस हिस्से पे फोकस करते हो। ज्यादातर जो मेजेस होते हैं वो माना को ब्रेन में स्टोर करके रखते हैं, जहां वो आसानी से स्पेल्स की इमेज बना सके, और दूसरी तरफ जो नाइट्स होते हैं वो अपने माना को हार्ट में स्टोर करके रखते हैं। और आखिर में जो दांतियन होता है वो माना की स्टोरेज होती है, जो कि सभी के लिए काम करता है। कहता है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो काफी आसान है। मेहनत तो जरूरी ही है, पर अगर तुम्हारा टैलेंट इनफ नहीं है तो तुम्हें सिलेक्शन और फोकस पर ध्यान देना ही होगा। फिर वोजिन हमें बताता है कि इस एडवाइस की सबसे ज्यादा जरूरत डकलिन को खुद है। असल में डकलिन कोई ज्यादा टैलेंटेड कैरेक्टर नहीं है, भले ही इसका माना 3375 हो, लेकिन एक ऐसा भी नेम्ड कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है जिसका शुरुआती माना ही 30,000 से ज्यादा है। ये हंसने वाली बात है कि जिसे एडवाइस की जरूरत है वो दूसरों को एडवाइस दे रहा है। यहाँ फिर लेक्चर खत्म हो जाता है, लेकिन वोजिन थोड़ा कतराता है एक फाइनल लाइन को बोलने से, क्योंकि वो अभी डकलिन बना हुआ था। फिर वो कहता है कि असली डकलिन इस लाइन को कभी नहीं पढ़ता। वो कहता है, कोई सवाल? थोड़ी देर सब सोचते हैं, लेकिन कोई सवाल नहीं करता। वो खुश हो ही रहा होता है कि भीड़ में से एक लड़की उठती है और उससे सवाल करती है, प्रोफेसर डकलिन, पिछले रात एक मिस्टीरियस स्पेल मेज डॉर्मेट्री में मिला। कुछ लोग उसे डेविल का किया मान रहे हैं। एक स्पेल इंटरप्रेशन जीनियस होने के नाते क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं? डकलिन कहता है, ओ तुम वहाँ, क्या तुम सही में मीच टावर की पार्ट हो? वो कहती है, माफ करना, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अगर से तुम हो तो तुम्हें अपनी अफिलिएशन बताना बहुत जरूरी है। मैं एक ऐसे बच्चे के सवालों का जवाब नहीं दूंगा जिसे कि बेसिक मैनर्स भी नहीं आते। वो चौंकते हुए कहती है, क्या
प्रोफेसर, मुझे मन में कह रहा होता है माफ करना मुझे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे अभी पता चला कि आखिर अंडरस्टैंडिंग के लिए कितना माना लगता है। बस लेक्चर स्क्रिप्ट को कंप्रीहेंड करने के लिए 1300 माना लग चुका है। कौन जानता है कितना माना लगेगा अगर मैं एक ऐसा स्पेल जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता उसे इंटरप्रेट करने का ट्राई करूँ तो। लेक्चर हॉल में सब उस लड़की पर हंसने लगते हैं। वो कहते हैं उसकी अलग लगने की कोशिश फेल हो गई। वो चिढ़ते हुए गुस्से में कहती है, एक सेकंड रुको, मेज टावर उसे फॉल्स रूमर कहकर उसे इंटरप्रेट करने से मना कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि आप तो इतने केपेबल हैं कि उस स्पेल की कैटेगरी आप बता सकते हैं। फिर वो वही स्पेल दिखाती है और कहती है, मैं फॉर्मली आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस स्पेल को इंटरप्रेट करने के लिए। डकलिन उस स्पेल की तरफ देखता है और उसका माना 360 हो जाता है। वो लड़की कहती है, कुछ डेब्यूटेंट्स जो कि मेजेस की लोएस्ट रैंक होती है, वो डॉर्मेट्री में ही रुक गए स्पेल को एनालाइज करने के लिए, लेकिन उन्हें कोई प्रोग्रेस हासिल नहीं हुई। अगर बस आप हमें हिंट दे सके तो। डकलिन उसकी बात को काटते हुए कहता है, तुम्हें हिंट देने की भी जरूरत नहीं है। ये एक इंचांटमेंट कैटेगरी का बैरियर मैजिक है जिसमें किसी ने तुम्हें फंसाने की कोशिश की है, इतना ही। वो चुपचाप होकर देखती रहती है और डकलिन वहां से चला जाता है। और फिर एक क्वेस्ट विंडो अपीयर होती है। उसमें लिखा होता है साइड क्वेस्ट कंप्लीटेड, यूनिवर्सिटी लेक्चर, और उसे 0.5 स्टोर करेंसी मिल जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है। वहाँ वो लड़की भुक्कड़ों की तरह खाना खा रही होती है और खाते खाते कहती है, क्या एसोल है। मैं उसके फ्रॉड इंटरप्रेशन स्किल को एक्सपोज करना चाहती थी एक अनजाने स्पेल से, लेकिन उसने मुझे बदतमीज बना दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपना नाम बोलना भूल गई। मैं शर्म से मरने वाली थी वहां पर, लेकिन पक्का वो घबरा गया होगा, इसलिए बकवास करते हुए इसे इंचांटमेंट स्पेल कह रहा था। फिर वो हमें समझाती है कि इंचांटमेंट मैजिक काफी ट्रिकी होता है, उसके लिए एक मीडियम होना जरूरी है। भला वो इंचांटमेंट स्पेल कैसे हो सकता है जब वहाँ कोई मीडियम था ही नहीं। जो मैंने दिखाया था वो तो एक अननोन स्पेल था जो कि मैंने पिछली रात डॉर्मेटरी के दरवाजों पर देखा था। मुझे पता था कि बस वो बकवास करता है और कुछ नहीं। तभी पीछे से एक लाल बालों वाली लड़की भागते हुए आती है, उसका नाम चिल्लाते हुए। वो उसे मैजिक सर्कल के बारे में बताती है जो कि उसने क्लास में दिखाया था। वो कहती है वो स्पेल एक ही बार में एक्टिवेट हो गया जब हमने उसे बैरियर की तरह माना तो। यूफी चौंक जाती है और वो लाल बालों वाली लड़की कहती है, मैं बहुत खुश हूँ। हम उस प्रोफेसर से कुछ भी पूछने से डरते थे, तुम में कुछ तो बात है यूफी। यूफी चौंकते हुए कहती है, क्या सही में वो बैरियर मैजिक था। वो लाल बाल वाली लड़की कहती है, हाँ, प्रोफेसर डकलिन कितने इनक्रेडिबल है ना, उन्हें कैसे पता कि वो एक इंचांटमेंट मैजिक था जब वहाँ कोई मीडियम था ही नहीं। यूफी मन में कहती है, हो ही नहीं सकता। फिर वो लड़की जाते हुए उससे कहती है, थैंक्स, हम रिपोर्ट सबमिट करने जा रहे हैं, मैं रिपोर्ट में तुम्हारा भी नाम डाल दूंगी। यूफी उसे झिझकते हुए थैंक्स कहती है। यूफी मन में कहती है, कुछ नहीं, बस उसने तुक्का मार लिया होगा जो कि सच हो गया। आखिर में मैंने उसकी रेपुटेशन ही इंक्रीज की और कुछ नहीं। फिर वो कुछ पेजेस देखने लगती है जो कि डकलिन की क्लास के होते हैं, जिसे अटेंड करने के लिए उसे 5 क्रेडिट मिलने वाले थे। वो पेपर देखते हुए मन में कहती है, लोग कहते हैं अगर तुम अपने दुश्मन और अपने आप को जानते हो तो तुम कभी नहीं हारोगे। मुझे अपने आप को मजबूत करना होगा अगर मुझे उस डकलिन को झेलना है तो। तुम बस वेट करो डकलिन, मैं तुम्हें जल्द ही एक्सपोज करूंगी। और ये चैप्टर यहीं एंड होता है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है, डकलिन हमें यूनिवर्सिटी हॉलवे से चलता हुआ दिखाया जाता है। चलते हुए वो मन में कह रहा होता है, जिस पल मैंने उस फॉर्मूले को इंटरप्रेट करने की कोशिश की, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे अबिस में खींच रहा हो। अनगिनत लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होकर खतरनाक मैजिक सर्कल को बना रही थी। सिर्फ उसकी ओर देखने से मेरे शरीर ने हिलना बंद कर दिया था और मेरे पसीने छूट रहे थे, मगर फिर भी मैं बस उस मैजिक का असली नेचर ही पता लगा पाया। मुझ पर अभी जितना माना है, अगर उसका दुगना भी होता तो भी मैं उस स्पेल के प्रिंसिपल्स को पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी ये अच्छा है कि मैं बिना किसी इशू के सिचुएशन से निकल पाया। फिर तभी किसी की आवाज आती है, कोई उससे कहता है, काफी समय हो गया। डकलिन उसकी ओर देखता है। वो मन में कह रहा होता है, वो लड़की, उसके स्नो व्हाइट बाल्स और ट्रांसपेरेंट आईज, ये एक ऐसा चेहरा है जिसे मैंने कईयों बार अपने मॉनिटर पर देखा है। वो उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो। फिर हमें उसका पूरा नाम पता चलता है, यूलिए वोन देया फ्रेडेन। फिर वोजन हमें बताता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि डकलिन की फियांसे है, एक नेम्ड कैरेक्टर जो कि एक दिन नाइटवुड के पिनाकल तक पहुंच जाएगी। मैं यहाँ उससे मिलने की उम्मीद नहीं कर रहा था, वो मन में कहता है। फिर डकलिन उससे कहता है, वेल, मान लो कि मैं ठीक हूँ। फिर उसकी फियांसे उससे कहती है, तो मुझसे किए वादे को तोड़ने के बाद तुम ठीक हो। वोजन उसकी ओर देख रहा होता है, उसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं होते हैं। वो मन में कहता है, मुझे नहीं पता कि ये किस प्रॉमिस के बारे में बात कर रही है, जैसा चल रहा है वैसे चलने देता हूँ। फिर वो लड़की कहती है, तो तुम्हें याद नहीं, ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने वादे से मुकरना चाहते हो जैसा तुमने पिछली बार किया था। लगता है ये मुझे आज छोड़ने वाली नहीं है, वोजन मन में कहता है। वो फिर उससे कहता है, मैं जरूर भूल गया हूँगा, क्या तुम मुझे याद दिला सकती हो कि हमने क्या प्रॉमिस किया था। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक बैक सीन दिखाया जाता है जिसमें यूलिए डकलिन से कह रही होती है कि चलो एक प्रॉमिस करते हैं, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुमने जो भी गलत काम किए हैं उनको कन्फेस कर लो, और तब अगर दुनिया भले ही खत्म क्यों ना हो जाए लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। फिर वापस से सीन हॉलवे में शिफ्ट होता है और यूलिए डकलिन से कहती है, लेकिन तुम पर भरोसा करना मेरी गलती थी, चले जाओ यहाँ से। वोजन उसकी ओर देखता है, ठीक है तो मैं जा रहा हूँ कहकर वहां से चला जाता है। जूलिए बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर हमें एक बैक सीन देखने के लिए मिलता है। यहाँ यूलिए
यूलिया हमें बताती है कि वो दोनों सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए एंगेज थे। यहाँ कोई तीसरा आदमी कह रहा होता है, डकलिन जिसने अपने आप को मेज प्रोजेडी साबित किया है, यूलिया जो कि टैलेंट लेकर पैदा हुई है, एक नाइट जिसे सेंचुरीज तक याद रखा जाएगा। अगर ये दोनों एक होते हैं तो ना सिर्फ इन दोनों के लिए पॉलिटिकली फायदेमंद होगा बल्कि ब्लड लाइन के लिए भी अच्छा होगा। वो हंसते हुए कहता है, यूक्लेन और फ्रेडन के नोबल हाउसेस, किसी ने इस मैरिज को अपोज नहीं किया क्योंकि ये दोनों फैमिलीज की पावर बढ़ाएगा। भले ही मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन ठीक है, ये सिर्फ मेरी एक फैमिली ड्यूटी है। फिर वो हमें बताती है कि एक समय पर दोनों फैमिली सच समझ गई थी कि डकलिन का सारा टैलेंट बस एक दिखावा था। हो सकता है उसने खुद ही सच को मानने से इनकार कर दिया हो। दुनिया को उसने झूठ कहा कि वो एक स्पेल इंटरप्रेशन का जीनियस है और प्रोफेसर बन गया। एक इंसिडेंट के बाद उसकी सारी ग्लोरियस अचीवमेंट्स का अंत हो गया, मगर फिर भी यूक्लेन और फ्रेडन ने इस बात को दबाए रखा। दोनों नाम के प्रेस्टिजियस हाउसेस थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो किसी की गॉसिप का सब्जेक्ट बने। वो अपनी कमियों को एक्सपोज होने नहीं दे सकते थे क्योंकि वो पॉलिटिकल वर्ल्ड से बंधे हुए थे। मैं लवलेस मैरिज तो एक्सेप्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैं दुनिया को गुमराह करना बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बस मेरा मानना है एक नाइट होने के नाते। फिर डकलिन हमें यूलिया से बात करता हुआ दिखाया जाता है उसी बैक सीन के अंदर में। वो कह रहा होता है, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा करूंगा। यूलिया धीरे से कहती है, तुमने भी अग्री किया था, आखिर में बस तुमने हमारा प्रॉमिस फिर से तोड़ दिया। फिर सीन चेंज होता है और हमें इंपीरियल यूनिवर्सिटी का मेज टावर दिखाया जाता है। वोजिन हमें यहाँ बताता है कि इंपीरियल यूनिवर्सिटी इस गेम की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। इसकी सारी फैकल्टीज में से मैजिक डिपार्टमेंट अल्टीमेट फाइनल बॉस है। अगर इसे साउथ कोरिया से कंपेयर किया जाए तो इसका मैजिक डिपार्टमेंट सियोल की नेशनल यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल की तरह है और मेज टावर उसका यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। और ये अच्छे से डिजाइन भी किया गया है, एक बहुत बड़ा बगीचा और एक बारीकी से ध्यान रखा गया गार्डन। ये जगह में अमेरिकन कैंपस से काफी सारी सिमिलैरिटीज है। मेरी टीम और मैंने पूरी रात लगा दी थी एटमॉस्फेयर को बनाने में। अगर मैं अपनी करंट सिचुएशन में नहीं होता तो ये सब बहुत अच्छा होता। तभी कोई डकलिन से टकराने वाला होता है, लेकिन वो नोटिस कर लेता है और उसके इंस्टिंक्ट से वो बच जाता है। ये कोई और नहीं उसका असिस्टेंट होता है। वो गिरकर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, कुछ अर्जेंट बात थी जो कि मुझे आपको बताना था, तो मैं आपका पीछा कर रहा था। वोजिन उसकी ओर देखते हुए मन में कहता है, ये तो वो बंदा है जो मेरे साथ कार में बैठा था, मुझे लगा मुझ पर हमला किया जा रहा है। डकलिन कहता है, अच्छा तुम्हारा नाम जोरो? वो कहता है, नहीं, मेरा नाम एलन है। फिर डकलिन कहता है कि मैंने तुम्हें गलत इंसान समझ लिया। सीन चेंज होता है और हमें डकलिन और उसके असिस्टेंट को डकलिन के ऑफिस में दिखाया जाता है। डकलिन कुछ पेपर्स की ओर देख रहा होता है। वो कहता है, तो ये था वो जो तुम मुझे अर्जेंटली बताना चाहते थे? असिस्टेंट कहता है, हाँ प्रोफेसर, ये स्पॉन्सरशिप लिस्ट है इस साल के नए मेजेस की। फिर वोजिन हमें समझाता है कि मेज टावर असल जिंदगी के रिसर्च इंस्टीट्यूशन की तरह है, जहाँ रिसर्च फंड लगता है मैजिकल एडवांसमेंट के लिए। मेज टावर के प्रोफेसर्स एनुअल स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करते हैं कई प्रॉमिसिंग मेजेस के लिए। तभी उसकी नजर एक कागज पर पड़ती है। उस कागज में एक नाम गोल्डन कलर में ग्लो कर रहा होता है। वो हमें बताता है कि ऐसा डकलिन के ट्रेट वेल्दी मैग्नेट और शार्प आईसाइट की वजह से है। ये नाम पक्का प्रॉफिटेबल है उसके लिए। यहाँ पर ऐसे और भी कुछ नाम है, पर एक सबसे अलग है। ये उसी लड़की एफरीने का होता है। वो हमें उसके बारे में बताता है। उसका पूरा नाम एफरीने लूना है। वो एक मेजर नेम्ड कैरेक्टर है इस गेम की। जिस डेवलपर ने उसे डिजाइन किया उसके हिसाब से उसने अपने पिता को डकलिन की वजह से खो दिया था। फिर डकलिन अपने असिस्टेंट से पूछता है, लेकिन लूना का कोई स्पॉन्सर क्यों नहीं है? वो कहता है, अगर आप एफरीनी के बारे में बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि सब झिझक रहे हों। डकलिन मन में कहता है, अच्छा, तो सब डकलिन की वजह से उसे फंड नहीं कर रहे हैं। वो एफरीनी के कागज को देखता है और कहता है, किसी ऐसे के लिए जिसने अकेडमी अटेंड नहीं की और सब खुद से सीखा, उसका टैलेंट अनडिनाएबल है। लेकिन ये एफरीने लूना डकलिन की एक दुश्मन है। अगर से सब वैसा ही चला जैसा ओरिजिनल गेम में था तो मैं अपने उसी फेट से मिलूंगा जहां मेरा मरना पक्का होगा। फिर हमें विलन्स फेट, जो कि डकलिन का एक ट्रेट है, उसके बारे में पता चलता है। इस ट्रेट की खासियत यह है कि सब तुम्हारा अंत चाहेंगे, लेकिन जो तुम्हारा अंत नहीं कर पाएगा वो तुम्हें और ताकतवर बनाएगा। गेम के अंदर डकलिन कई तरीकों से मरता है। कभी एक स्वॉर्ड उसके हार्ट के आर पार हो जाती है, कभी एक वैंड, कभी कोई उसे पॉइजन दे देता है, या कभी वो बॉम्ब अटैक में मर जाता है। चाहे कुछ भी हो, अंत में डकलिन का मरना तय होता है। मुझे अलग कदम उठाने होंगे अगर मैं सर्वाइव करना चाहता हूं तो। असली डकलिन ऐसा कभी नहीं करता। एफरीनी के पेपर्स पर साइन कर देता है। वो फिर अपने असिस्टेंट से कहता है, एलन, इसे सबमिट कर दो और उसके बाद कुछ बुक्स ले आना जिनका मैं नाम लिख रहा हूँ। उसका असिस्टेंट वहां से चला जाता है। डकलिन अकेला अपने ऑफिस में बैठा सोच रहा होता है, सबसे पहले तो मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे सर्वाइव करने के लिए। कुछ डेथ वेरिएबल सिर्फ पैसों से सुलझाए जा सकते हैं। प्रॉमिसिंग मेजेस में इन्वेस्ट करना एक रास्ता तो है, पर वो अकेला काफी नहीं है। दुनिया ऐसे नीम्ड कैरेक्टर से भरी हुई है जो मुझसे नफरत करते हैं और मुझे मारने जरूर आएंगे। तो अगर से मुझे सर्वाइव करना है तो मुझे खुद ही ताकतवर बनना होगा। और ये चैप्टर यहीं एंड हो जाता है।
इस चैप्टर की शुरुआत होती है। वोजिन डकलिन के ऑफिस में बैठा हुआ होता है। वो हमें बता रहा होता है कि अगर मुझे इस वर्ल्ड के अंदर में सरवाइव करना है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका होगा कि मैं ताकतवर बन जाऊं। लेकिन डकलिन के टैलेंट्स बस एवरेज हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं उन डेथ वेरिएबल्स को सरवाइव नहीं कर पाऊंगा जो कि फ्यूचर में आएंगे। लेकिन एक चीज ऐसी है जो कि मेरे फेवर में है, मेरे एट्रीब्यूट्स। फिर वोजिन बताता है कि डकलिन सभी 4 एलिमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता जैसा कि वो बताता है, लेकिन उसके पास अर्थ और फायर एलिमेंट को मैनिपुलेट करने का पोटेंशियल जरूर है। और अर्थ, फायर और मेटल एलिमेंट को कंबाइन करने से डकलिन का दूसरा एट्रीब्यूट बनता है जो कि है मिडास टच। मिडास टच एक यूनिक ग्रेड का एट्रीब्यूट है जो कि यूजर का माना कंज्यूम करके उसका फुल पोटेंशियल अनलॉक कर देता है। इस वजह से डकलिन का मेटल को मैनिपुलेट करने का टैलेंट मुझे की कंट्रोल्ड लेविटेटिंग ब्लेड को यूज करने की ताकत देता है। वैसे तो ये काफी बड़ी बात लगती है जब तुम की कंट्रोल्ड लेविटेटिंग ब्लेड का पूरा नाम लेते हो, पर ये सिर्फ एक सिंपल टेलीकिनेसिस है। लेकिन ये भी इस दुनिया में आम बात नहीं है। जो कमी मेरी पावर में है उसे तो मैं मेटल की प्रॉपर्टीज को मैनिपुलेट करके सुलझा सकता हूँ, लेकिन ये सब जानने के लिए किसी को भी सबसे पहले मैनिपुलेशन सीखना होगा और मैं अब ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करना सीखने जा रहा हूँ। फिर डकलिन एक किताब के ऊपर हाथ रखता है और टेस्ट करके देखता है। किताब में से नीले कलर का माना निकलने लगता है। फिर कुछ स्पेल के शब्द भी उसमें से निकलने लगते हैं। रूम में एक ब्लू कलर का मैजिक सर्कल बन जाता है। वोजिन हमें बताता है कि कंटेंट्स और बेसिक टेलीकिनेसिस के स्पेल्स सीधा उसके दिमाग में घुस रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद वो थक कर गहरी सांसें लेने लगता है। फिर वो एक पेन की ओर देखता है और उसे हवा में उड़ाने लगता है टेलीकिनेसिस से। फिर वोजिन कहता है कि अब मैंने बेसिक टेलीकिनेसिस को याद कर लिया है और उसे कास्ट करने के लिए मुझे अब स्पेल की भी जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा जिसे मैंने सिर्फ गेम में देखा हो, उसे ऐसे जानना। वोजिन इस टेस्ट के रिजल्ट से निराश हो जाता है। फिर वोजिन कहता है कि ऐसे में मैं उस लेवल पर नहीं पहुंच पाऊंगा जहां की मैं पहुंचना चाहता हूं, भले ही फिर मैं हाई रैंकिंग टेलीकिनेसिस क्यों ना सीख लूं। फिर वो सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर वोजिन टेबल पर रखी हुई कुछ किताबों की ओर देखता है और कहता है, क्या होगा अगर मैं मैजिक सर्कल्स को अपनी पूरी बॉडी के ऊपर लगा लूं तो। फिर वोजिन हमें समझाता है कि इस दुनिया में जितना बड़ा मैजिक सर्कल का साइज होगा उतना ही पावरफुल मैजिक वो कास्ट करेगा। तो अगर मैं अपनी बॉडी को कॉम्प्रिहेंड का यूज करके पूरी तरह से समझ लेता हूँ और ना सिर्फ अपने ब्रेन पर बल्कि अपने हार्ट और इनर कोर पर भी, मैं मैजिक सर्कल को मेरे शरीर के हर हिस्से पर लगा दूंगा टेलीकिनेसिस को ताकतवर बनाने के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि मेरी बॉडी ओवरलोड हो जाए या कुछ साइड इफेक्ट्स दिखें, लेकिन इस बॉडी में एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है आयरन मैन। ये एट्रीब्यूट फिजिकल एबिलिटीज और बॉडी के पोटेंशियल को उसकी हाईएस्ट कैलिबर तक पहुंचा देता है, तो ये उन साइड इफेक्ट्स को सहने में मुझे हेल्प करेगा। फिर वो हमें बताता है कि ये मेरे लिए सिर्फ इसी दुनिया में मुमकिन है। मेरा करंट माना लेवल 800 पर है, इतना इनफ होना चाहिए। और फिर वोजिन अपनी बॉडी पर स्पेल कास्ट करना चालू कर देता है। फिर वो हमें बताता है कि उसे कुछ अजीब सा पेन हो रहा है जिसे कंपेयर नहीं किया जा सकता, जिसमें उसे ऐसा लग रहा होता है मानो जैसे उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट रही हों और मसल्स फट जा रही हों। फिर वो कहता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं कोई आवाज भी नहीं करूंगा, यही तो एलिगेंस है नोबल होने का। और फिर वो प्रोसेस बीच में ही थम जाती है। डकलिन का माना 800 से 1 पर आ चुका होता है। मैं फेल हो गया क्योंकि मेरे पास इनफ माना नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा करने से कुछ तो मिला। उसके कंधों पर एक मैजिक सर्कल बन चुका होता है और फिर वो हमें बताता है कि ऐसे में उसे अपनी पूरी बॉडी पर स्पेल कास्ट करने में बस 2 हफ्तों का ही समय लगेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यूनिवर्सिटी मैजिक टावर दिखाया जाता है। ये समय सेमिनार के 1 महीने बाद का होता है। कुछ बच्चे बात करते हुए कहते हैं, हमें जैसा सीनियर्स ने बताया था ये तो उससे बिल्कुल उल्टा है, क्या उसकी सारी क्लासेस ऐसी ही हैं? फिर हमें एक साइन बोर्ड दिखाया जाता है, उस पर लिखा होता है, मैं प्रोफेसर डकलिन तुम्हारी एबिलिटीज टेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे इस एरिया से कुछ भी ला कर दो जो कि एलिमेंट से भरा हुआ हो। फिर कुछ बच्चे कह रहे होते हैं, सोचने वाली बात है कि उसने बस हमें सेल्फ स्टडी करने बता दिया, वो भी एक साइन का इस्तेमाल करके। फिर कोई दूसरा बच्चा कहता है, तो हमें कुछ एलिमेंट से रिलेटेड करना है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं। कोई कहता है, पर प्रोफेसर डकलिन कहाँ पर हैं? फिर हमें इफ्रीने दिखाई जाती है जो कि उन बच्चों के बीच में थोड़ा पीछे खड़ी हुई होती है। वो कहती है, कितना इररिस्पॉन्सिबल इंसान है, क्या आसोल है, पहले ही दिन हमें सेल्फ स्टडी करने कह दिया। इतने में एक पीले बालों वाली लड़की इफ्रीने से जानबूझकर टकराती है। इफ्रीने पीछे पलटकर उससे कुछ कहने से पहले ही रुक जाती है क्योंकि वो चौंक चुकी होती है। ये एक ऐसा चेहरा था जो कि उसने पहले भी देखा था। फिर हमें उस पीले बालों वाली लड़की का नाम पता चलता है जो कि होता है सिल्विया वॉन जोसेफिन इलादे। वो लड़की इफ्रीने की ओर देखकर बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। इफ्रीने और भी चौंक जाती है और वो मन में कहती है, क्या मैं उसे याद नहीं? फिर सीन शिफ्ट हो जाता है जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ उसके बारे में मन में सोचते हुए कहती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो लड़की हाउस इलादे की थी। फिर इफ्रीने हमें एक और बैक स्टोरी बता
बताती है, 10 साल पहले मेरे पिता और मेरे पोटेंशियल से डरकर हाउस इलादे ने अपने ट्रूप्स का इस्तेमाल करके हमारे मैनर को घेर लिया और हमें डराया धमकाया। वो गुस्सा होकर मन में कहती है, भला वो मुझे कैसे भूल सकती है। तभी एलिमेंट से खेलते हुए उसने जो कासल बनाया था वो टूट जाता है। वो कहती है, ये क्या था? ऐसा लग रहा है जैसे हवा में मौजूद माना कहीं खिंचा रहा हो। इफ्रीने उसी लड़की को पाती है जो कि हाउस इलादे से थी। वो सारा मैजिक सक करके एक बड़ा सा कासल बना रही होती है। इफ्रीने उससे पूछती है, ओए तुम ये क्या कर रही हो? सिल्वी उसकी ओर देखती है और इफ्रीने को इग्नोर करती है जैसे वो वहां पर मौजूद ही ना हो। इफ्रीने उससे पूछती है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? तुम सब कुछ ले रही हो जो मैंने जमा किया था। लेकिन फिर भी सिल्वी कुछ जवाब नहीं देती। तो इफ्रीने फिर से कहती है, क्या तुम मुझे सुन नहीं सकती हो? सिल्वी इफ्रीने को फिर से इग्नोर करती है। इफ्रीने चिढ़ते हुए मन में कहती है, आखिर इस बच्ची की प्रॉब्लम क्या है? ये जवाब क्यों नहीं दे रही? वो थोड़ा सोचती है और कहती है, ओए तुम ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रही हो जैसे तुम मुझे जानती ही ना हो, मिस सिल्विया? फिर इफ्रीने फिर से बोलती है, यही तो मैं सोच रही थी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम मुझे पहचानो ना। मेरी फैमिली को डराने धमकाने और मुझे मैजिक क्विट कराने के बाद क्या तुम डर रही हो कि मैं तुम्हारी सारी स्पॉटलाइट ले लूंगी? फिर सिल्विया अचानक से बोलती है, मैं तुम्हें नहीं लेकिन तुम्हारे फादर को जरूर जानती हूँ। इफ्रीने चौंकते हुए कहती है, क्या? सिल्विया कहती है, वो कॉकी फॉर्मर नोबल, मैंने सुना है वो मर चुका है। इतने में इफ्रीने पूरी तरह से गुस्सा हो जाती है। बाकी बच्चों का ध्यान उनकी ओर चला जाता है और इफ्रीने सिल्विया के ऊपर हमला कर देती है। इफ्रीने सिल्विया के ऊपर हमला करते हुए कहती है, ओए क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। और इतने में चैप्टर यहीं एंड हो जाता है।